डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रीलिम्स 2023 का एग्जामिनेशन जब हुआ था तो सबसे ज़्यादा जो समस्या हुई थी वो हिस्ट्री को लेकर हुई थी, है ना। बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग तरह की बातें की। कुछ टीचर्स भी यहाँ तक बोले कि हिस्ट्री के सेगमेंट को यूपीएससी ने पिछले 3-4 सालों में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया है कि बहुत मुश्किल है। और ये कहानी 2020 से शुरू हुई है। 2020 के बाद से अगर आप लोग देखेंगे तो हिस्ट्री में आपको अनप्रिडिक्टेड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, है ना। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मतलब कहीं से भी यूपीएससी कुछ भी उठा के डाल देता है। इस तरह की एक धारणा जो है यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ साथ यूपीएससी के टीचर्स में भी बनती हुई नजर आ रही है। मैं आप लोगों को हमेशा की तरह, आप लोगों को पता है कि मैं कभी भी आप लोगों को यूपीएससी को टारगेट करने की सलाह कभी भी नहीं देता हूं। और साथ में अगर आप लोग देखेंगे, हमेशा मेरा प्रयास ये रहता है कि देखो, ये सब कहने से ना कुछ होने वाला है नहीं, है ना। अगर हम लोग सब मिलके भी यूपीएससी की आलोचना करें तो इससे भी यूपीएससी को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे बेहतर ये है कि हम अपनी अप्रोच जो है, हम अपनी जो स्ट्रेटजी है उस पर थोड़ा बेहतर तरीके से वर्क करें, ताकि अगर सवाल थोड़े डिफिकल्ट भी हैं या अनएक्सपेक्टेड भी हैं तो हम उससे भी डील कर सकें। खैर, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यह भी बताने का प्रयास करूंगा कि अगर इतना हवा बनाया गया, क्या सच में हिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट था, है ना। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे, देखो हिस्ट्री के एक तो सवाल थोड़े यूपीएससी ने कम कर दिए, है ना। 2023 में ये एक थोड़ा सा बड़ा इशू रहा। और दूसरी चीज, ये जो 13 सवाल पूछे गए ना, इसमें यूपीएससी ने क्या किया कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे, है ना। सवाल किसके ज्यादा पूछे गए? एंशियंट और मिडिवल के। इवन कल्चर के साथ जोड़कर इस सेगमेंट को आप लोगों को देखना होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो लगभग 18 सवाल हिस्ट्री में पूछे जा रहे थे, यहां से अगर संख्या आप कम करके लगभग 5 सवाल कम कर दोगे और वही 5 सवाल मॉडर्न हिस्ट्री में आते थे, तो उससे क्या होता था, बच्चों को हिस्ट्री थोड़ी सी आसान लगने लगती थी। सबसे बड़ा चीज तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है। चलो ठीक है, 13 सवाल अगर उसने कम किए तो ज्योग्राफी में सवाल इंक्रीज भी किए हैं, तो ये सब चीजें तो देखो यूपीएससी के हाथ में है, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। और आप लोगों के चिल्लाने से या किसी के कहने से यूपीएससी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है अगली बार इतने सवाल भी यूपीएससी हिस्ट्री में ना दे। बट मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो एक एवरेज जो है अगर आप मान के चलोगे ना, तो सभी सब्जेक्ट में जो 3-4 मेन मेन सब्जेक्ट हैं उसमें आपको पता है कि 15 के आसपास का एवरेज रहता है ना। और एक चीज मैं आपको और भी बताता हूं, देखो यहां पे देखेंगे आप लोग, सवाल पे तो हम लोग आ ही रहे हैं, लेकिन सबसे पहले एक दो चीजें समझ लीजिए। देखो यूपीएससी ना पहले क्या करता था कि मॉडर्न हिस्ट्री में से लगभग लगभग 12 से 13 सवाल पूछता था। और एक या दो सवाल, है ना, 2-3 सवाल आपके मिला के एंशियंट और मिडिवल से पूछ लेता था। तो बहुत सारे टॉपर्स उस समय कहा करते थे कि एंशियंट और मिडिवल को आप स्किप भी कर सकते हो, है ना। आपको एंशियंट और मिडिवल पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ें और आप यूपीएससी को, मतलब हिस्ट्री के सेगमेंट को आप डील कर सकते हैं। इस तरह की पहले बातें कही जाती थी, जो कि अब जो है यूपीएससी ने गलत प्रूव कर दिया है उनको। अब यूपीएससी लगभग 5 से 6 सवाल जो है वो एंशियंट से पूछ रहा है, 5-6 सवाल मॉडर्न से पूछ रहा है, मिडिवल से पूछ रहा है। तो कहीं ना कहीं पे आप इस सेगमेंट को अब छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। तो एक चीज यहां पर आप देखेंगे। दूसरा, थोड़ा सा जो पिछले साल देखने को मिला, सवालों की संख्या कम हो गई है। अब जो सवाल पूछे गए, है ना, मैं आपको वो सवाल भी दिखाऊंगा। इवन आपको मैं ये बताऊंगा कि हिस्ट्री को लेकर आप लोगों को किस तरह से डील करने की जरूरत है। सबसे पहले आप लोग सवाल को देखें, है ना। ये सवाल यूपीएससी का है और रिपीटेड सवाल है। देखो, किस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? अब मुझे बताइए इससे आसान सवाल क्या होगा। मैं आपको एक चीज और बताता हूं यहाँ पे। जैसे मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, जैसे पॉलिटी है ना, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, करंट अफेयर है, मैं आप लोगों को क्या बोलता हूं कि इनमें तो आप जो है 90% एक्यूरेसी पर वर्क कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा करंट अफेयर को अगर छोड़ भी दें, बाकी सेगमेंट में आप थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। बट मैं हमेशा आपको एक वर्ड बोलता हूं कि हिस्ट्री में आप अगर 60% की एक्यूरेसी पे से भी वर्क कर पा रहे हैं, इससे बेहतर भी आपके लिए कुछ नहीं, है ना। तो अगर 60% का चीजें निकालने हैं, तो इसका मतलब अगर ओवरऑल हम लोग देखें कि अगर अगर यूपीएससी ने 13 सवाल पूछे हैं, तो उसमें 6 से 7 सवाल भी अगर हम लोग सही कर लेते हैं, बहुत बेहतरीन है। इससे अच्छा और क्या चाहिए हमें, है ना। तो सबसे पहले इस सवाल को आप लोग बहुत पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, हर जगह पढ़ते हैं। देखो, दो एक्ट हैं। एक तो 73 का एक्ट है। इसके अंदर क्या किया गया था कि बंगाल के गवर्नर को, ध्यान से समझिएगा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का ही गवर्नर जनरल बना दिया गया, है ना। ये एक चीज आप पढ़ते हो। दूसरा, ये 1833 का जो एक्ट है, 1833 का जो अधिनियम है, इसमें अगर आप देखेंगे ना, तो आपको भारत का, यही बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, इसी को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, है ना। इससे आसान सवाल मुझे बताइए क्या होगा। फ्री के नंबर हैं, जल्दी से आगे चलते हैं। दूसरा देखेंगे आप लोग, अब इसमें देखो बहुत सारी चीजें दे रखी हैं कि कोरकोई और जो पुम्पुहार है, मुचीर ही है, ये क्या है।
है ना। और ये सवाल ना पिछले कई सालों से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यूपीएससी इस तरह के सवाल बहुत पूछ रहा है। मैं आपको दो चीज़ों पे ध्यान आपका देकर जाना चाहूँगा, कैसे ये सवाल गलत नहीं हो सकता है। देखो, ये जो पुंपुहार है ना, ये कावेरी पट्टनम ही है और कुछ नहीं है, ध्यान से समझिएगा आप चीज़। ये कावेरी पट्टनम है, चलो ठीक है, इसको छोड़ भी दूँ, मान लो आपको नहीं भी पता है कि ये कावेरी पट्टनम है कि नहीं है। पुंपुहार पिछले 3 से 4 साल से बहुत बार न्यूज़ में आया है। मैं हमेशा कहता हूं ना आप लोगों को कि कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर पढ़ना जरूरी है। ये इसलिए न्यूज में आया है कि सरकार प्रयास कर रही है कि इसका फिर से पुनरुद्धार किया जाए, मतलब इसको फिर से स्टेब्लिश किया जाए, एक बंदरगाह है ये, है ना, इसलिए न्यूज में है। दूसरा कारण देखिए यहाँ पे, ये जो इसको मुचीरी है ना, इसका दूसरा नाम है मुजिरिस। अब मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे अगर यहाँ पे मुजरिस लिखा होता ना तो उनको सवाल में दिक्कत नहीं आती। अब मुजरिस ये केरल का एक बंदरगाह है ना, तो आपको मान लो कोई नहीं भी पता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये तो पता है आपको। अब इस तरह के सवाल को अगर आप देखेंगे, इसको अगर आप कैसे गलत कर सकते हैं बताइए, है ना। आसान से सवाल हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हिस्ट्री की, बट वही है प्रॉब्लम यहाँ पे है ना कि जब वीडियोस आप लोग देख लेते हो, टीचर्स आप लोगों को इस तरह से बोलते हुए दिखते हैं ना, तब आप अलग डायरेक्शन में चले जाते हो। फिर ये सवाल देखिए, इससे आसान सवाल मैं आपको इसलिए कहता हूँ क्योंकि देखो, अगर एनसीईआरटी हिस्ट्री आप लोग पढ़ते हैं ना, और कुछ नहीं पढ़ते हैं, आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो उसी एनसीईआरटी में ये भी दे रखा है क्या, कि बांध किसने निर्मित किया था। अगर आप सवाल को देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य के कौन सा शासक ऐसा था जिसने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध बनाया था। देवराय प्रथम के अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं इसमें। आप इसको अगर मान लो सिर्फ ऐसे भी जाते हैं ना, तब भी आपको लगता है इन चारों ही अगर आप सेक्शन में देखेंगे तो आपको देखेगा ये सबसे ज्यादा महान शासक माना गया है ना। तो इसने इसका जो अगर आप लोग देखेंगे तो ये आंसर बहुत इजीली आप डील कर सकते हो। और ये सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, आप एनसीईआरटी की किताब उठा के देखिए, मेरे पास समय नहीं था वरना मैं आपको विद सोर्स भी चीजें आप लोगों को दिखा देता, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया गया था। ध्यान से देखिएगा, एक जो सेगमेंट होता है ना, जैसे मिडिवल हिस्ट्री है ना, और मिडिवल हिस्ट्री से जब हम मॉडर्न में जा रहे होते हैं ना, तो बीच का जो सेगमेंट होता है, जैसे कई प्लासी का युद्ध हुआ है, बक्सर का युद्ध हुआ, यहाँ पे भी यूपीएससी बहुत फोकस करता है ना। इवन आपको मैं थोड़ा सा ये दिखाता हूँ कि ये जो है ये मध्यकालीन भारत का ही एक हिसाब से है, और इसी सेगमेंट पे आप इसको उठा के देख सकते हो। अब इस सवाल में क्या है कि देखो, जो आपका हुमायूं था ना, उसने अटैक किया था किस पे, बहादुर शाह पे। इसको इसलिए ये डरा हुआ था, इसको ये लग रहा था कि पुर्तगाल के साथ मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि उस समय पुर्तगाली जो हैं उस क्षेत्र में आ चुके थे, है ना। तो उसने इनको क्या किया, इसने इन लोगों को दीव दे दिया ताकि, और इनके साथ कौन सी संधि की, बसीन की संधि कर ली। अब ऐसी कंडीशन में, अब मैं आपको कहा, अगर मान लीजिए आपने ये चीज़ नहीं भी पढ़ी, मैं आपको इस सवाल को डील करने का एक तरीका बताता हूँ कैसे। देखो, अगर आप लोग देखोगे ना, इस सवाल को देखोगे, ये रिपीटेड सवाल है और यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में ये सवाल पूछा गया है। और अगर आप लोग मान लो नहीं भी देखते हो, आप पीसीएस में तो बहुत बार पूछा गया ये सवाल। अब ऐसे सवालों को तो आपको नहीं छोड़ना ना, ये एक हिसाब से फैक्ट का सवाल पूछ लिया है, ठीक है। तो अगर और खास करके एरिया कौन सा है, दमन एंड दीव वाला, तो कहीं ना कहीं पे अगर आप क्षेत्र देखोगे तब भी आपको एक आइडिया लगेगा। और इवन इस तरह के सवालों को थोड़ा सा फैक्ट के माध्यम से आप डील कर सकते हो। ये मुझे हल्का सा अगर ट्रिकी सवाल मैं कहूं तो मैं मान सकता हूं जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर नहीं देखा है, बट अदरवाइज इसको भी देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि इस सवाल के माध्यम से यूपीएससी ने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया है, कुछ नया लेकर आ गया यूपीएससी, ऐसा कुछ नहीं है, प्रीवियस ईयर का सवाल। चलो फिर यहाँ पे जल्दी से देखते हैं। अच्छा चलो ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा उसको लेकर पूछा गया है, लोकेशन को लेकर। अब मैं हमेशा ही कहता हूं, आप सिर्फ ज्योग्राफी की मैपिंग के माध्यम से यूपीएससी प्री को नहीं कर सकते हो, आपको हिस्ट्री की मैपिंग भी करनी होगी, ठीक है। अगर आप लोग धान्य कटक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे ना, तो ये बुद्ध काल में अगर आप लोग देखेंगे, यहां पर कहा जाता है वहां पे इससे जुड़ा हुआ एक स्थल था। और अगर नहीं भी पता है तो इसको अमरावती के पास ये था, और इसको बोला जाता था कि ये सातवाहनों की राजधानी भी है। तो एक हिसाब से क्या है, मैपिंग का लोकेशन, मैपिंग, यूपीएससी हिस्ट्री की मैपिंग। जैसे यूपीएससी बार बार पूछता रहता है सिंधु सभ्यता के कौन कौन से स्थल हैं, इनमें से कौन सा स्थल जो है सबसे पूर्व में है, कौन सा दक्षिण में है, इस तरह के सवाल, वही एक सवाल फिर से रिपीट किया गया है। तो अगर धान्य कटक को अगर आप लोग देखेंगे तब भी आपको दिखेगा, इवन बाकी सारे क्षेत्र देखिए आप कहाँ से ले रखे हैं, उसने गांधार ले रखा है, मगध ले रखा है, कलिंग ले रखा है, एकदम दूर दूर तक है। अगर सिर्फ एक सेगमेंट देखेंगे तो ये साउथ का यही आपको जाता हुआ दिखेगा। जिन बच्चों ने थोड़ा सा सीरियसली प्रिपेयर किया है उनको इस तरह के सवालों को ना एलिमिनेशन के माध्यम से भी वो डील कर सकते हैं। चलो जल्दी से मैं आपको अगला सवाल भी बताता हूँ। यहाँ पे देखेंगे दो सवाल, पहले सबसे पहले नीचे से पढ़ेंगे आप। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है, मतलब जहां पर अवशेष रखे जाते हैं, इसमें तो मुझे लगता है किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। दूसरा, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। आपको अगर पता हो कि जो स्तूप है ना, मुख्यतः बौद्ध
चीज़ों से ही जुड़े हुए हैं, है ना, बौद्ध परंपरा से, बौद्ध संस्कृति से ही जुड़े हुए मिलते हैं। सांची का स्तूप आप लोगों को पता है ना। तो ये जो, इसको भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये दोनों सवाल जो हैं इसमें तो कोई मुझे लगता है इशू होना ही नहीं चाहिए। अब देखो, मैं आपको कई बार बताता हूं कि जो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट होते हैं ना, एकदम स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं, उसके गलत होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आमतौर पर, मतलब सामान्यतः बात है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, इसमें भी यही लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे पढ़ो आप, स्तूप की संकल्पना मूलतः है बौद्ध संकल्पना है। अब जैसे मान लो इस तरह की ना चीज़ों को दो तरीके से आप सही कर सकते हो। कैसे, ये स्टेटमेंट गलत है, कैसे गलत है मैं बताता हूँ। वैदिक काल में ना, वैदिक काल में आप देखेंगे, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि शॉर्ट पे मत जाओ। जब कई लोग होते हैं ना कि शॉर्ट ट्रिक है, एनसीईआरटी का क्रक्स पढ़ लो, एनसीईआरटी का हम पढ़ा दे रहे हैं वीडियो में, ये सब बकवासबाजी जो करते रहते हैं, ये गलत है। इसकी तरफ आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। क्यों? जब आप डिटेल में पढ़ते हो ना, तब आपको ये समझ में आता है कि स्तूप वैदिक काल में भी, स्तूप जो है जहां पर ये रखे जाते थे ना, कब्र जो होती थी, वहां पर एक टीला, एक हिसाब से एक टीला था ये। और ये पूर्व वैदिक काल में भी इसका इस्तेमाल होता था। तो अगर आप देखेंगे तो ये स्तूप बाद में जाके बौद्ध धर्म से जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म से इनका उत्पत्ति इनकी हुई है, ऐसा नहीं है। ये आपको एंशिएंट हिस्ट्री में मिल जाएगा, ये उससे जुड़े हुए नहीं है। ये बाद में जाके जो है बौद्ध धर्म से अटैच होते हैं। तो पहले जो है एक टीला के तौर पर कहा जाता था। इसको आसान भाषा में मैं और बता देता हूं। जैसे मान लो किसी की कब्र बनाई गई है ना, कब्र बनाई गई तो उस पर ना एक थोड़ा सा एक रख देते थे, पत्थर टाइप भी रख देते थे या उससे जोड़ देते, तो एक उभार सा दिखाते थे, है ना। इसको कहा जाता था क्या? स्तूप। इसी को आगे चलकर इसका बेहतरीन वर्जन जो है वो बौद्ध धर्म लेकर आया। जैसे आप लोग देखेंगे सांची का स्तूप बना, अमरावती का स्तूप बना, आगे चलकर इस तरह के स्तूप जो हैं आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के सवालों को आपको कैसे डील करना है। अब देखो, इससे आसान सवाल क्या होगा मुझे बताएं। देखो ध्यान से पढ़ना इस सवाल को। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, ठीक है, बल्कि शिलाओं, मतलब पत्थरों में प्रवाहित जल धाराओं और अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं। ये पूछा गया है कि किस धार्मिक संप्रदाय के कहीं ना कहीं पे मूल दर्शन को बताता है ये। मुझे बताओ, किसको नहीं पता है कि जैन धर्म के लोग जो हैं, अगर रास्ते में कोई आ जाए, कीट चींटी भी आ जाती है ना, तब भी वो कहते हैं कि ये मरनी नहीं चाहिए। बताओ, जितना भी है वो लोग इतना ज्यादा, मतलब, और अब धर्म है उनका, क्या कर सकते हैं, विचार है, विचार। तो आपको इसको, इसमें बताओ कौन सा आपको हिस्ट्री के लिए अलग से तैयारी करने की जरूरत थी? बताओ कौन सा ऐसा अलग सा यूपीएससी ने गेम कर दिया? अरे बिल्कुल आसान तो है। वो तो चींटी, मतलब उन लोगों का मतलब ये रहता है, हवा पानी हर जगह जीव ही जीव हैं। तो वो लोग अहिंसा को लेकर ज्यादा से ज्यादा कि जितना कम हो पाए, जितना कम हो पाए सर्वाइवल के लिए, उससे कम से कम जो है वो लोग हिंसा करें, मतलब जीव को ना मारें। अब ये भी जैन परंपरा से है। अब कुछ सवाल तो एकदम इससे इजी मुझे लगता है क्या होगा हिस्ट्री में, कुछ कुछ सेगमेंट जो है। ऐसा मैं नहीं कह रहा। देखो अब आप कहो कि सर सारे ही सवाल इजी हो जाए, तो फिर यूपीएससी का एग्जाम क्यों दे रहे हो? स्टेट पीएससी में जाओ आप लोग। लेकिन यहां पे अगर आप चाहते हो, थोड़ा सा तो दिमाग चाहेगा ना यूपीएससी आपसे, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया। और वो तभी हो पाएगा जब आप सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करते हो। मेरी बातों को आप लोग मानोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि अगर आप कॉन्सेप्ट के बेस पर चलते हो, अगर आप शॉर्टकट नहीं ढूंढते हो, आप लोग क्या करते हो ना, शॉर्टकट आपको चाहिए। आपको ये चाहिए कि नहीं बस तुरंत कोई मिल जाए जो प्रीलिम्स करवा दे। ऐसे नहीं होगा बच्चों, मेरी एक चीज़ समझिएगा। जब आप सॉलिड प्रिपरेशन करते हो ना, सॉलिड, तब आपका सिलेक्शन भी होता है और बहुत अच्छी रैंक से होता है ना। तब आपको कोई रख नहीं सकता है यूपीएससी में। लेकिन अगर आप गलत डायरेक्शन में ये सोच के जाओगे, किसी ने कह दिया मैं 6 घंटे में ये करवा दे रहा हूँ, 6 घंटे में ये, अभी वही कल्चर चलेगा ना, पूरा रिवीजन हम इंसिड इंडिया का 6 घंटे में करा देंगे, ये सब चक्कर में जो पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, बट आपको क्या करना है, पहले डिटेल में प्रिपरेशन करनी चाहिए, पहले काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग में जाकर चीज़ों को तैयार करना चाहिए। तो मुझे लगता है इसके माध्यम से आप लोगों को काफ़ी हेल्प हुई होगी। इसी तरह के और सवाल भी हम लोग हिस्ट्री के लेकर आते रहेंगे, ताकि आपको ना एक डिटेल पता लगे कि जो हवा बना के रखा जाता है कि ये सेगमेंट टफ है, ये सेगमेंट टफ है। मैंने आपको बहुत सारा, पॉलिटी में भी मैंने आपको दिखाया, राष्ट्रपति को लेकर सवाल भी जिसको लेकर बहुत डिबेट हुई, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। मुझे लगता है इसके माध्यम से आप लोगों को काफ़ी हेल्प हुई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।